तो भाई जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आई है कि आईबीपीएस क्लरिकल 2024 की वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं। कुल मिला के 6128 वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज हुई हैं। तो कमर कस लो और जल्दी से जल्दी प्रेपरेशन अपनी शुरू कर दो। अब इस सेशन के अंदर जो आपकी नोटिफिकेशन आई है उसमें कौन कौन से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, हर एक चीज हम यहां पर इस सेशन में कवर अप करेंगे। तो अगर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने डिटेल नोटिफिकेशन यहां पर अपलोड कर रखी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोटा मोटा पहले मैं आइडिया दे देता हूं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको ऑलरेडी पता है कि ओवरऑल प्रोसीजर क्या रहता है। बाद में हम हर एक चीज कवर अप करेंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे, ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त दिक्कत या परेशानी ना हो। ओके, चलो। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आज मतलब कि 1 जुलाई 2024 से ही रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई 2024 है। लास्ट डेट की वेट मत कीजिएगा, अगर फॉर्म भरना ही है, अप्लाई करना ही है, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लीजिए। ओके, लास्ट डेट पे जाएंगे तो कई बार क्या होता है, वेबसाइट नहीं चल रही होती है, फोटो और साइन अपलोड प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, सर्वर डाउन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। जो फी के पे करने की ऑनलाइन पेमेंट मोड जो है वो भी लास्ट डेट 21 जुलाई 2024 ही है। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल कर रहे हैं साथ के साथ पेमेंट भी कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे बाद में, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरी से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, SC ST जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ वही इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, 7 दिन के लिए ट्रेनिंग होती है उनकी, 5 से 7 दिन के लिए। चलो, तो वो बता दिया जाता है उनको। ठीक है, वैसे जनरल और EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग नहीं होती है। उसके बाद आपका जो प्री का कॉल लेटर है वो आ जाएगा अगस्त 2024 में, और जो प्रीलिम एग्जाम जो होगा वो भी अगस्त 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगस्त में ही कॉल लेटर आ रहा है और अगस्त में ही एग्जाम होने जा रहा है। तो जैसे ही कॉल लेटर आएगा तो उसमें कम से कम भी कहीं ना कहीं हफ्ता 10 दिन का तो आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। ठीक है, बंदा अपना एडजस्ट करता है टाइम अकॉर्डिंगली, ट्रांसपोर्ट किस तरह से उन्हें ट्रैवल करना है जहां पर उनका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो हफ्ता 10 दिन तो लगा के चलिए, तो ये मान के चलिए आपके अगस्त का तीसरे या चौथे हफ्ते में जाके एग्जाम होगा। ठीक है, सितंबर 2024 के अंदर ही आपका जो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा प्री का, और सितंबर और अक्टूबर मंथ में, सितंबर या अक्टूबर में आपका मेंस के लिए कॉल लेटर भी आ जाएंगे। अगर वो सितंबर या अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस होंगे मेंस एग्जाम का कॉल लेटर, और अक्टूबर 2024 में ही आपका मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए आपके प्री से मेंस तक के एग्जाम के बीच में कहीं ना कहीं आपको 45 डेज का टाइम पीरियड तो ऑन एन एवरेज मिलेगा ही मिलेगा, जो कि मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, और रही बात बाकी चीजों की, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, क्या क्या फर्दर कंडीशन है, एक्स सर्विसमैन, ईच एंड एवरीथिंग, तो ये आप इन चीजों को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफियों को दिक्कत होती है कि हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो देखिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर्स तक की एज के कैंडिडेट्स ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 2 जुलाई 1996 को अगर आप पैदा हुए या उसके बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, या 1 जुलाई 2004 को पैदा हुए या उससे पहले पैदा हुए हैं, मतलब इन दोनों डेट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर आप इस टाइम पीरियड के दौरान पैदा हुए हैं तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या आप एलिजिबल हो। अगर आप जनरल कैटेगरी या आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो ये मैक्सिमम एज दी गई है जनरल और
EWS कैटेगरी के लिए ही एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, या आप अगर एक्स सर्विसमैन भी हैं तो। ठीक है, तो फॉर्म फिल करते वक्त इन बातों का आपको ध्यान रखना है खास तौर पे। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी वो उन्हें अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। रेस्ट उसके बाद बात रही कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी ना किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। बात करें तो अगर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स की, सबसे ज्यादा डाउट ही इन कैंडिडेट्स को होता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, क्योंकि देखिए रिसेंटली एग्जाम हुआ है। जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट 21 जुलाई 2024 तक आ जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कीजिए। बट अगर आप श्योर हैं कि 21 जुलाई 2024 तक आपका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है। ठीक है, चलो एक और चीज इसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी, इसका एक पॉइंट ऐड ऑन किया गया है। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम मैंडेटरी है। मतलब कि आपके 10th +2 या कॉलेज लेवल में या तो आपको आईटी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए था। चाहे हम हायर स्कूल की बात करें, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, कई बार क्या है काफी कैंडिडेट्स जो है वो कोर्सेज कर लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, हायर स्कूल की बात की गई है, कॉलेज की बात की गई है। कॉलेज में अगर सपोज आप बीसीए भी कर रहे हैं, ठीक है, काफी कैंडिडेट्स होते हैं तो कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट तो उनको होता ही है, तो वो एप्लीकेबल है। आपको अलग से कोई और कोर्सेज करने की नीड नहीं है। तो मतलब पढ़ा होना चाहिए आपको, इतना नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग वगैरह आनी चाहिए, इतना डिटेल में या डेप्थ में आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं मांगते हैं, बट बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। देखो कंप्यूटर से रिलेटेड उतना एफिशिएंट आप होने चाहिए ताकि ऑनलाइन काम कर सकें। ठीक है, आजकल चीजें ही ऑनलाइन है। और एक और चीज ये भी है, प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब कि क्लरिकल का जो एग्जाम है आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट से ही भर सकते हो। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, इतना जरूर ध्यान में रखिएगा वहां की जो रीजनल लैंग्वेज होगी आपको पढ़नी, बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। ओके, सपोज कोई कैंडिडेट है वो यूपी बिहार से बिलोंग करता है और वो अप्लाई कर देता है पंजाब से, तो उसको हिंदी आती है बट उसको पंजाबी भी आनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में आके जितनी भी उनकी पब्लिक डीलिंग रहेगी इस पोस्ट पे, तो उनको पंजाबी बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और पढ़नी भी आनी चाहिए। तो अगर आप उस रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, प्रोफिशिएंट हैं, मतलब वो आपको चीज़ें आती हैं, तो ही आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ये भी रहता है कि कई क्या करते हैं, चलो यार भर के देख लेते हैं, बट वो गलती करेंगे सबसे बड़ी, क्योंकि जब भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी जिस पोस्ट के लिए आपने या जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, डॉक्यूमेंटेशन के दिन ही आपको जो है लैंग्वेज ऑफिसर वहां पर आपको कोई भी एक्टिविटी वहां पर करवा सकता है। या तो आपको उस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर रीड आउट करने के लिए बोल सकता है, या तो वो लैंग्वेज बोलने के लिए बोल सकता है, या लिखने के लिए बोल सकता है। ठीक है, अगर आपने उस टेस्ट को पास नहीं किया तो उसी दिन ही आपकी रिजेक्शन है। तो सोच समझ के लिए स्टेट चूज कीजिएगा। ओके, लालच में मत आना कि नहीं भाई बॉम्बे में बहुत ज्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, चलो मैं वहां से भर देता हूं, पंजाब में बहुत ज्यादा है, चलो वहां से भर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि जो अगर फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनका रिजल्ट आ जाता है 21 जुलाई 2024 तक का डिक्लेयर हो जाता है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक पॉइंट एड ऑन हुआ है, काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्रेडिट हिस्ट्री को लेके। देखिए क्रेडिट हिस्ट्री सारी की सारी डिपेंड करती है आपके सिबिल स्कोर। जैसा कि सिबिल स्कोर की बात करें, सपोज नॉर्मल वे में बताऊंगा, उसके लिए आप अभी देखो बैंकिंग पढ़ भी रहे होंगे तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। अगर सपोज आपने कोई ना कोई लोन लिया हुआ है बैंक से, ठीक है, अगर वो आप टाइमली लोन की जो पेमेंट्स हैं, ईएमआईज वगैरह हैं, जो वो भरते आ रहे हैं, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़िया चल रहा होता है। ओके, अगर सपोज आपने कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट स्किप की है, 2-3 सपोज इंस्टॉलमेंट स्किप कर दी, तो वो सिबिल स्कोर जो है वो डाउन होता चला जाता है। मतलब आप ईमानदारी से अपना लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, पैसे दिए हैं तो टाइम पे भी तो करना होता है ना, तो वो एक सिबिल स्कोर जनरेट होता है। तो अगर आपका
कोई ना कोई बैंक से लोन चल रहा है तो आपका जो भी सिबिल स्कोर है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए अगर लोन चल रहा है तो ध्यान से समझना, तो उसके लिए जिस भी बैंक में आपका वो लोन चल रहा होगा तो वहां से आपको एनओसी लेके आनी है बैंक के मैनेजर से, जो भी हायर पोस्ट पे होगा उस मोमेंट पे वो आपको एनओसी देगा, तो वो आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। वैसे ये जो क्रेडिट हिस्ट्री वाला जो नोट है वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तभी इंपॉर्टेंट है अगर आपने लोन लिया हुआ है। अब ये नहीं है कि लोन तो लिए नहीं हुआ, नोटिफिकेशन में उन्होंने सिबिल स्कोर मांगा है, चलो भाई पहले लोन ले लेते हैं फिर सिबिल स्कोर। भाई क्या है, मजाक थोड़ा चल रहा है? 20 दिन में आपका सिबिल स्कोर भी मेंटेन हो जाएगा? खुद से दिमाग लगाओ, है ना। तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका अकाउंट नहीं भी है ना अभी किसी भी बैंक में, कहां से आएगा बताओ सिबिल स्कोर? ठीक है, तो वो उनके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है या जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो ऐसा तो नहीं है कि अभी से ही प्रेपरेशन शुरू करेगा और यही उसकी पहली जॉब होगी। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, किसी की 30 साल की एज है, सपोज रिजर्व्ड कैटेगरी से है, क्या पता ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, क्या पता उसने कुछ ना कुछ कार लोन या बाइक लोन परचेज कर रखा हो। ओके, तो उन जैसे कैंडिडेट्स के लिए है। समझ में आ गई बात? तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर लोन लिया हुआ है तो ही आपका सिबिल स्कोर मेंटेन होना चाहिए, वहां से आपको एनओसी लेनी है, वो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत देना। अगर ग्रेजुएशन अभी भी कंप्लीट हुई है तो आपके सिर के ऊपर क्या लोन चल रहा होगा भाई? समझ में आई बात? नेक्स्ट, पेमेंट की फी की बात करें तो एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के, जनरल कैटेगरी से जितने भी बिलोंग करते हैं उनके लिए, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए पेमेंट जो है वो 850 है ऑनलाइन पेमेंट, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए पेमेंट क्या रहेगी? 175 इंक्लूडिंग जीएसटी है। वो तो जब आप पे करने जाएंगे ना, कैटेगरी आप मेंशन कर देते हैं, अकॉर्डिंगली आपको क्यूआर कोड भी मेंशन होगा, वहां से भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे सारा प्रोसेस एक ही बार में खत्म कर देना, फॉर्म फिल करते ही साथ के साथ पेमेंट भी कर देना। ये मत कहना चलो यार 10 तारीख को हमने फॉर्म फिल कर दिया, 12, 13, 21 तारीख है ना तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, ऐसा काम मत करना, पेमेंट तो देनी है, साथ के साथ भर के रफा दफा करना काम को। नेक्स्ट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो तो चेंज हुआ ही नहीं है, सिमिलर। प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे। प्री में आपको 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग का। इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शंस होंगे क्वांट्स और रीजनिंग के, या मेंस में बात करें जीके, या चलो वो बाद में बता देता हूं। 3 सेक्शन रहेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में 30 रहेंगे, क्वांट और रीजनिंग में 35। एक क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क्स की रहेगी, मतलब आपका 20-20 मिनट का सेक्शन रहेगा, तीनों सेक्शन 20-20 मिनट, मतलब पूरा एग्जाम आपका 60 मिनट्स का रहेगा। और आईबीपीएस ने यह भी गाइडलाइंस दी है कि कैंडिडेट को हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तीनों के तीनों सेक्शन को इंडिविजुअली। मेंस में बात करें तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा, जैसे कि जीएस सेक्शन में, जीके के सेक्शन में, जिसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछी जाती है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, 35 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश के सेक्शन में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग के सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे बट 60 नंबर के, सबसे ज्यादा स्कोरिंग ही मेरा सेक्शन है, मतलब रीजनिंग का सेक्शन है, उसके लिए 45 मिनट मिलेंगे। क्वांट्स का सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होंगे और 45 मिनट्स मिलेंगे। कुल मिला के 190 क्वेश्चंस है और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 200 की। और ओवरऑल जो पेपर रहेगा आपका 160 मिनट का होगा, मतलब तकरीबन आपका 3 घंटे का ये मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए आपको स्टेमिना भी बनाना होगा बैठ के काम करने के लिए। ठीक है, चलो ये बाद का मैटर है, उसके लिए पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है। प्री के जो मार्क्स रहेंगे वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे, मतलब उसके मार्क्स मेंस के बाद एड ऑन नहीं होते। तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस के एग्जाम के ऊपर ही बेस्ड होगी। एक और पॉइंट, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आपको जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी लैंग्वेज में आएंगे। जैसे सपोज आप दिल्ली से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इंग्लिश या आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज हिंदी जो है उसमें भी आप पूरे का पूरा एग्जाम दे सकते हैं। इकलौता इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होगा। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी की तरह यहां नहीं है कि इंग्लिश भी आ रही है और हिंदी भी आ रही है, वो आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम में होता है, आईबीपीएस के एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, स्पेसिफिक कैटेगरी बना रखी है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, उनको हिंदी भी मेंशन की जाएगी। अदरवाइज आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, सपोज साउथ के किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं,
तो उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज रहेगी उस लैंग्वेज में भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, बस इंग्लिश को छोड़ के। ये मजबूरी है, हर किसी को इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, चलो उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया एग्जाम का। हाँ, अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठे तो आपको अपने पास रेडी रखनी है क्या क्या चीजें, फोटोग्राफ, साइन, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी। ये पूरी की पूरी स्कैन कर लीजिएगा, इसकी चाहे पीडीएफ बना लीजिए, जो भी है वो सारे के सारे जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सारे पहले रेडी रखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन सेम एज इट इज इस फॉर्म में होनी चाहिए, टाइप्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करने जा रहा है, जिसने भी एग्जाम देना है, वो खुद अपने हाथ से ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेगा, और यहां पर जो भी नेम रहेगा जो आपने अपने फॉर्म में फिल किया होगा या जो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपका नाम रहेगा, जैसे 10th का डॉक्यूमेंट हो गया, डीएमसी हो गई, +2, जिसने नाम तो उनमें सेम ही रहता है, उसी के हिसाब से ही नेम मेंशन करिएगा और उसके अंडर आपको अपने साइन भी करने हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये आपको अपर केस में नहीं रखना है। जितनी भी ये रनिंग लैंग्वेज में आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसी स्टेटमेंट में इसी वे में ही आपको डिक्लेरेशन व्हाइट कलर का ब्लैंक पेज लेके ना उस पर पहले लिखनी है, नीचे साइन करने हैं, हो सके तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी दे देना। ठीक है, तो वो पूरे का पूरा स्कैन करके फिर आपको अपलोड करना है। इनका साइज क्या होना चाहिए, कितने पिक्सल में होना चाहिए, हर एक चीज मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख रखी है। आप भी उसे देख के अपने अकॉर्डिंगली साइज कम या ज्यादा है तो कम कर सकते हो, कम है तो ज्यादा है, अकॉर्डिंगली उतने केबी का बना सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया। हाँ, जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लिख नहीं पाते हैं, वो एज अ स्क्राइब किसी के साथ जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उनको अपना थंब इंप्रेशन लगाना है और उनके लिए जो है वो प्रिंटेड भी चलेगी चीज, जो भी ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना। अगर आपको कहीं नहीं मिलती है तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट, बस भाई ये सारे का सारा क्राइटेरिया था। बाकी मैं अपने लेवल पे एक आधा पॉइंट देख लेता हूं, अगर छूट गया होगा तो मैं आपको ऐसे ही कन्वे कर दूंगा। ठीक है, हाँ, डिफरेंट बैंक्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज, किस बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में कितनी है, बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक में कितनी निकली है, वो भी सारी की सारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो जरूरी नहीं है कि सपोज आप बिहार और यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, आप अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको एग्जाम भी बिहार यूपी में जाके देना पड़ेगा, आप दिल्ली में भी बैठे बिठाए दे सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की जो चॉइस है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, और गाइडलाइंस मैंने आपको साइन और फोटोग्राफ से रिलेटेड बता दी हैं, तो बस इतना ही है, मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया, स्ट्रक्चर भी बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हो गई। प्री एग्जाम ट्रेनिंग की आपको नीड नहीं है, वो SC ST कैटेगरी जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सरकार जो है 6 या 7 दिन का प्रोग्राम रखती है कि उनको आइडिया लग जाए कि एग्जाम किस किस तरह से आता है। ठीक है, बस ये था मेरी एंड से हर एक चीज़। तो मेंस के लिए बाद में सोचेंगे, पहले प्री के लिए सोच लो, उसको क्वालिफाई कीजिए, अभी से ही फॉर्म फिल करना शुरू कर देना फॉर गॉड सेक। ये नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मैंने ये देखा है, जब तक वो फॉर्म नहीं फिल करते हैं ना, प्रेपरेशन शुरू नहीं करेंगे, अपना ही नुकसान करोगे। 21 तारीख लास्ट डेट है, सपोज 20 दिन तो आप ऐसे ही वेस्ट करने वाले हो। आप अगर 21 तारीख को फॉर्म फिल किया ना, मतलब जब तक पैसे ही नहीं लगते ना जेब से, तब तक उस चीज़ की कदर नहीं पड़ती है। आप फॉर गारंटी लेते हो चीज़ों को, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, पहले 4-5 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फिल करो और प्रेपरेशन अपनी शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर का टारगेट लगा के चलिए, मतलब आप मेमोरी बेस्ड पेपर उठा के देखिए पिछले 2-3 साल के IBPS क्लरिकल के, आइडिया लीजिए किस किस नेचर के और कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आइडिया लीजिए, अकॉर्डिंगली आप प्रेपरेशन कीजिए। ठीक है, चलो बाकी मैं आपको जितने भी इससे रिलेटेड अदर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं अपलोड करूँगा, तो उसी से रिलेटेड ही आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। काफ़ी अपलोड हो भी चुकी हैं, वहाँ से आप वीडियोस का एक्सेस ले सकते हैं। बाकी जितनी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो आपको मैं टाइमली बताता रहूँगा। ठीक है, हाँ, एक और मैंडेटरी पार्ट ये है कि जो भी आप फॉर्म फिल करते वक्त कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल ID शेयर करते हैं, तो वही शेयर कीजिएगा जिसको आप अपडेट करते हुए देखते रहते हैं, क्योंकि जो भी आपका
एडमिट कार्ड रहेगा, उसके लिए जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगी वो टेक्स्ट के थ्रू भी आती है और मेल के थ्रू भी आती है। ठीक है, ये ना हो आप फॉर्म फिल करके बैठ गए और वेट कर रहे हैं कब आएगी नोटिफिकेशन, नंबर तो किसी और का दिया हुआ है और बंदा वो बताए भी ना। ठीक है, तो टाइमली उससे आप गो थ्रू करते भी रहिएगा, या जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गो थ्रू करते रहिएगा। ठीक है जी, तो बाकी रही इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी टाइमली। ठीक है, रेस्ट इस वीडियो में इतना ही, तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप टेलीग्राम सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश पूरी करूंगा साथ के साथ या जल्दी से जल्दी उसका रिवर्ट बैक करने की। ठीक है, जल्दी ही मिलता हूं मैं अब अपने अगले सेशन के साथ। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।